हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सेंटर स्टेट रिलेशन से शुरुआत कर रहे हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक है फिस्कल फेडरलिज्म। न्यूज़ में क्यों रहा है? सम स्टेट्स हैव मूव्ड दिस टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेंटर फॉर डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ फिस्कल फेडरलिज्म यहाँ पे एक मुद्दा बनकर के सामने आता है, तो वो क्या है? इट रेफर्स टू फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट शेयर फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन इंडियन फेडरल सिस्टम। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिफाइनिंग इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म अरेंजमेंट 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन डिलिनिएट्स टैक्स बेसिस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स व्हिच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 246। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की बात करें, as classification of tax revenue between union and states is as follows: tax levied and collected by center but wholly assigned to states, which is mentioned in article 269। यानी कि लगाया भी जाता है सेंटर से और कलेक्ट भी सेंटर ही करती है, लेकिन उसको असाइन किया जाता है स्टेट्स को। स्टेट्स कलेक्ट मतलब स्टेट्स असाइन करे जाएंगे और फिर वो सेंटर का काम करेगा। Now levy and collection of GST in course of interstate trade on commerce, article 269 subclause A, 269A sorry, which is distributed between center and state on recommendation of GST council। तो ये GST council जब आया था तब ये आर्टिकल ऐड किया गया था for interstate trade on commerce। Now tax levied and collected by union, corporation tax, personal tax, central GST and distributed among between union and states, आर्टिकल 270 में बोला गया है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ जो मैंने बात की थी आर्टिकल 269 में, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, टैक्स जो है लेवाई यानी कि लगाता तो सेंटर है, कलेक्ट भी सेंटर करता है, पर वो दे देता है ओनली असाइन टू स्टेट्स। असाइन टू स्टेट्स मतलब वो जो टैक्स है वो कम्प्लीटली सेंटर को दे दिया गया। नाउ बेसिस ऑफ डेवोल्यूशन दो तरीके होते हैं, एक होता है वर्टिकल डेवोल्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। वर्टिकल क्या होता है? शेयर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम divisible pool which presently stands at 41% based on recommendation of 15th Finance Commission। Horizontal devolution, it refers to distribution among the states। यहाँ पे था shares of states और यहाँ है among the states from the share allocated to states based on various criteria। As per 15th Finance Commission, assigned criteria with their weight are income distance, area, population, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिस्कल डेफिसिट। सबसे ज़्यादा हम इनकम डिस्टेंस देखते हैं और सबसे कम फिस्कल एफर्ट्स देखते हैं। ठीक है, इनकम डिस्टेंस है, फिर एरिया देखते हैं, फिर पॉपुलेशन देखते हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखते हैं, देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, देन टैक्स एंड फिस्कल। नाउ ग्रांटिंग एड, सेंटर प्रोवाइड्स ग्रांटिंग एड टू स्टेट्स एज पर आर्टिकल 275। बोरोइंग्स एज पर आर्टिकल 292, union government has power to borrow money either within or outside country, while under article 293 state government can borrow within India। 292 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है, वो बोरो कर सकता है। 293 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है। ऑल्सो स्टेट इज indebted to union, it may not resort to further borrowing without prior consent of union government। फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 जो है, it provides for FC to adjudicate sharing of resources between union and states। Status of state finances, state finances only 50 states finance only 58% of their revenue expenditure from their revenue sources। तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट कि स्टेट का जो स्टेट्स फाइनेंस ओनली 58% ऑफ देयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम देयर रेवेन्यू सोर्स। तो उनका जो रेवेन्यू सोर्स है उसमें से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली 58% ही कर पाते हैं। ठीक है। डेट जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट अंडर स्टैंड्स एट 27.5%। ये हो गया यहाँ पे हमारा डेट जीडीपी रेशियो। नाउ सोर्सेज ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, स्टेट्स का ओन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स डेवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, खुद का जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और जो सेंटर से डेवोल्यूशन हो रहा है उसकी बात है। तो अपना खुद का टैक्स है, टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, और टैक्स डेवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। नाउ नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है? डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएससीज, फी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट में क्या आता है? डिजास्टर रिलीफ ग्रांट आता है, ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज आता है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आता है। ये 3 ग्रांट हो गए, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए, ये टैक्स रेवेन्यू हो गए।
ठीक है। नाउ अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे आते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज डिमांडेड बाय बिहार एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन दोनों ने मांगा कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। तो क्या है ये? क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेंटर टू असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ दोज स्टेट दैट फेस ज्योग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो वैसे जो पिछड़े राज्य हैं उनको असिस्टेंस देने के लिए उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो उनको दिया जाता है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस करा था पहली बार। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, इन 3 स्टेट्स को SCS ग्रांट किया गया। उसके बाद सिक्किम और त्रिपुरा को भी मिल गया था ये स्टेटस। SCS स्टेट्स यूज्ड टू रिसीव ग्रांट्स बेस्ड ऑन गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। एक गडगिल मुखर्जी का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे उनको ग्रांट्स मिलता है। ग्रांट्स। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन फॉर कैटेगराइजेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है। However, a wide range of special provisions are available to many states that have been listed under Article 371, 371A to H and 371J. On the recommendation of 14th Finance Commission, SCS ceased to exist. तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने बोला था, रेकमेंड किया था कि ऐसा करते हैं कुछ। 14th फाइनेंस कमीशन तक आते आते उन्होंने कहा कि नहीं, अब बंद कर देते हैं। एंड thus no SCS has been granted to any state. Current special funding pattern to northeastern and Himalayan states is on account of recommendation of subgroup of chief minister and not as per SCS. ठीक है, अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स हैं उनको जो दिया जाता है फंडिंग पैटर्न, वो किसके रिकमेंडेशन पे होता है? ये सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर, SCS के बेसिस पे नहीं होता है। लेकिन बिहार एंड आंध्र प्रदेश ने खुद मांगा है कि हमको स्पेशल कैटेगरी दो, स्पेशल कैटेगरी दो। नाउ क्राइटेरिया फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट: हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, वहाँ रहना मुश्किल होगा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी या फिर वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा, अलोंग बॉर्डर्स होगा विद नेबरिंग कंट्रीज, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होगा, मतलब थोड़ा पिछड़ा राज्य होगा, एंड नॉन वायबल नेचर होगा ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। ठीक है, अगर स्टेट फाइनेंस नहीं कर पा रही है तो भी। Now special package. Recently, Chief Minister of Bihar and Andhra Pradesh had demanded a special financial package for their respective states. Special package क्या होता है? It refers to support provided to states facing geographical and socio-economic challenges, offering them additional finance assistance and other benefits. स्पेशल पैकेज है प्योरली डिस्क्रिशनरी, यानी कि आपके डिस्क्रिशन के ऊपर, आपके मन के ऊपर आप देना चाहेंगे, नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। They may be need based, but the need is not the proximate reason for granting a special package. मेरा मन है तो मैं दे रहा हूँ, वैसा है ये। दिल खुश हो गया मेरा, मैं तो दे दूंगा, वैसा है। It is additional grant under Article 282, which falls under miscellaneous financial provision. ठीक है, Article 282 discretionary grants empowers center and state to make any grant for any public purpose, even if it is not within the respective legislative competence. Now, sixth schedule की बात करते हैं। There is an increased demand for inclusion of Ladakh in sixth schedule of Indian Constitution. लद्दाख की जो मांग है कि हमें भी सिक्स शेड्यूल में ऐड किया जाए, ये बहुत बढ़े जा रही है। इसीलिए सिक्स शेड्यूल न्यूज़ में बना हुआ है। सिक्स शेड्यूल विच इज अंडर आर्टिकल 244 Subclause 2 resulted from Bardalouis Committee recommendation. तो सिक्स शेड्यूल किसके रिकमेंडेशन से आया है? Bardalouis Committee. It empower governor to create autonomous district ADCs and autonomous regional councils ARC in six schedule areas. ADC ये 30 मेंबर्स इसमें रहते हैं, 4 जो होंगे वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं और 26 जो होंगे वो इलेक्टेड होते हैं। At present there are 10 such ADCs in 4 states. ठीक है, ARCs cover a specific tribe within a region of autonomous district. ADC जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया काउंसिल, और उस ADC के अंदर किसी स्पेसिफिक ट्राइब के लिए ARC बन सकता है, यानी कि ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। ADC and ARC have power to make laws on subject like forest management, agriculture, inheritance, marriage and social custom. तो इन सब मैटर्स पे वो अपने लॉज बना सकता है।
They also have power to collect land revenues, impose taxes, taxes भी लगा सकते हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, कलेक्ट रॉयल्टी फ्रॉम मिनरल एक्सट्रैक्शन, जो वहाँ के एरिया में जो मिनरल्स मिलते हैं अगर उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें रॉयल्टी भी वो ले सकते हैं, एडीसी एंड एआरसी, दिस इज पावर गिवन टू देम। यहाँ पे 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल की डिफ्रेंसिएशन पे बात की गई है। नाउ एप्लीकेबिलिटी पे देखते हैं क्या है। सर्टेन शेड्यूल एरिया डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट इन एनी स्टेट, करेंटली 10 स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया है, तो ये प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर करते हैं शेड्यूल्ड एरिया। ट्राइबल एरिया और 6th शेड्यूल में खाली 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, इसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होते हैं 5th शेड्यूल के जो शेड्यूल्ड एरिया है, और 6th शेड्यूल में हमने देखा एडीसी एंड एआरसी। पावर क्या होता है? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बीइंग द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हैज लिमिटेड पावर व्हिच आर मोस्टली एग्जीक्यूटिव। Extensive power including executive, legislative and judicial power all derived from constitution। Constitution से आ रहा है और ये executive से आ रहा है, ठीक है। पैसा एक्ट 1996 यहाँ पे एप्लीकेबल है 5th शेड्यूल में, पर 6th शेड्यूल में एप्लीकेबल नहीं है। Now formation of new states, इस पे क्या है? Recently June 2 marks the 10 year of formation of तेलंगाना state, ठीक है। तेलंगाना स्टेट को बने हुए 10 साल हो गए। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 3 में ये प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि नया स्टेट बनाना हो या एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बाउंड्री को, एरिया को या नेम को चेंज करना हो, ये आर्टिकल 3 से किया जाता है। एज पर दिस पार्लियामेंट में बाई लॉ form a new state by separating territory from any state, uniting 2 or more state, merge कर सकता है या किसी स्टेट से नया स्टेट कट आउट कर सकता है, uniting parts of state and uniting any territory, union territory to the part of any state, यानी या फिर या तो 2 स्टेट को मर्ज करो या फिर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मर्ज करो या फिर किसी स्टेट से ही एक नया स्टेट बना दो, तो ये सारा पावर है। Now presidential recommendation such bill shall be introduced in either house of parliament on president recommendation, यानी कि किसी भी नए स्टेट को बनाने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है। कंसल्टेशन विथ स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर recommending a bill which affects area, boundaries or name of any state, president shall refer to this bill to legislature of that state to express its view with specified time, ठीक है। Parliament can create a new state through ordinary legislation। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से एक नया स्टेट बन सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए इसके लिए। फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट और अल्टर और अबॉलिश एग्जिस्टिंग वन इन द स्टेट। चेंजेस कैन बी मेड बाय पासिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लॉ इन द स्टेट असेंबली। जैसे कि हम पूरे नेशन के लिए हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट के पास पावर है, वैसे ही किसी एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट बनाना हो तो उसके लिए स्टेट के पास भी पावर है। अब इससे रिलेटेड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देख लेते हैं। तो हमारा जो मोस्ट फेमस बेरूबारी यूनियन केस जो 1960 का है, वो यहाँ पे हम देखते हैं कि एससी हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश एरिया ऑफ स्टेट डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री, यानी कि इंडिया अपनी किसी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे दे, ये कवर नहीं होता है आर्टिकल 33 में। आप नहीं दे सकते अपनी टेरिटरी को बाहर किसी को भी, ये इसमें बोला गया था। Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending constitution under article 368, और अगर देना है तो ये आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड करें तभी आप कर सकते हैं, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की बात की जा रही है, स्पेशल मेजॉरिटी से ही आप ये कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 आया गया विच इनैक्टेड ट्रांसफर सर्टेन टेरिटरी टू पाकिस्तान, इसीलिए फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में लाया गया, जिसकी वजह से फिर कुछ टेरिटरी जो है पाकिस्तान को देनी पड़ी, वो ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है उधर। बेरूबारी केस में क्या बोला कि आप फॉरेन कंट्री को अगर आपको अपना लैंड देना हो तो आप सिंपल मेजॉरिटी से नहीं कर सकते, आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी विच इज अंडर आर्टिकल 368 मेंशन वैसे करना पड़ेगा। इस वजह से 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, एक केस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। नाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड कमेटी हम देखते हैं।
क्या क्या कमिटीज आई हैं। एस के धर कमीशन आया है 1948 में, विच रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो एक जंग छिड़ी थी कि लोग कह रहे थे कि हमें अपने भाषा के तौर पर एक स्टेट अपना अलग करना है। इसके लिए कमीशन बैठाई गई, एस के धर कमीशन 1948 में, जिसमें बोला कि ठीक है रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर बट रादर ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। लोग खुश नहीं हुए, दोबारा कमेटी बनती है, जेबीपी कमेटी बनी। इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स मेंबर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों की कमेटी बनी 1948 में ही बनी। दे रिजेक्टेड लैंग्वेज एज बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने भी रिजेक्ट किया कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो हम नहीं बना रहे स्टेट्स। उसके बाद फजल अली कमीशन बना 1953 में, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसने क्या किया, इट आइडेंटिफाइड 4 फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, यानी कि इंडिया जो कंट्री है उसके यूनिटी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ये इसने एक्सेप्ट किया। फजल अली कमेटी ने बोला कि ठीक है भाई, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पे आप स्टेट बना दो। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, एडमिनिस्ट्रेट ये सब जो पॉइंट्स है ये तो पहले भी लिए गए थे। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल, तो ये भी एक पॉइंट हो गया, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। Now, Fazal Ali Commission recommended for formation of 14 states out of 6 union territories. Parliament implemented its recommendation through Constitutional Amendment Act, which was 7th Constitutional Amendment Act, 1956. तो इसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसी के बाद आंध्र प्रदेश बनता है। नाउ हम जुडिशरी को अगले क्लास में देखते हैं। ये नेक्स्ट एक नया टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। ओके, बाय।